बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी चाय दर्पण में। तो आज की क्लास जो है वो साकेत नवम सर्ग से हमने कुछ प्रश्नोत्तरी लिए हैं और चलिए प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अब किसी यूनिट्स को यदि आप पढ़ते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे बनने वाले कितने प्रश्न हैं और किस तरह के प्रश्न हैं, ये इसका संज्ञान आपको होना चाहिए। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कोई ऐसा बंदा है जो कोर्स में ऐड ना हो पाया हो कहीं भी, और ये वीडियो उसके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। हमारा पहला प्रश्न आता है कि गुप्त जी का जीवन काल बताना है। तो इस बार से आपको किसी भी रचनाकार का जीवन काल और मृत्यु दोनों ही याद रखना है, 1886 से 1964। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त का मूल नाम क्या था। मैं आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करूंगी। करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर, मिथिला नहीं थी, नंदिनी शरण गुप्त। ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न निकल कर आता है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वैश्योपरक, सरस्वती, विशाल, भारत या प्रतीक। तो इससे आप सभी परिचित होंगे। इनकी जो प्रथम कविता हेमंत थी वो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और बताना चाहूँगी टेस्ट सीरीज मेरे ऐप पे ऑन हो गया है, तो बिल्कुल आप ज़रूर जो इच्छुक हैं तो 300 पे करके टेस्ट सीरीज को ज़रूर डाउनलोड करें। इसके लिए आपको मेरे ही नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे करना होगा और मेरे को व्हाट्सअप करके इन्फॉर्म करना है कि आपने टेस्ट सीरीज के लिए पेमेंट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा कि गणपत चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को क्या नाम दिया गणपत चंद्र गुप्त ने। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है वो करेक्ट है आधुनिक तुलसीदास। आगे फिर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारा निकल के आता है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्य का कवि किसने कहा है। तो 10 नंबर का हमारा जो करेक्ट आंसर है बंधु, राइट आंसर ही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है कि साकेत किस प्रकार का काव्य है। चंपू काव्य है, महाकाव्य है, गीत काव्य है या खंड काव्य है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कोई रचना हो किस विधा में लिखी गई है, किस उसका काव्य रूप क्या है, उसमें छंद अलंकार रस की क्या प्रधानता रही है, विषय वस्तु क्या है, उस रचना को किस पुरस्कार से नवाजा गया है, वो रचना किस पत्रिका में प्रकाशित होती है। कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से संज्ञान होना चाहिए। तो 12 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, साकेत महाकाव्य है। अगला फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, यमक प्रतीप व्यतिरेक विरोधाभास। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हमारा, व्यतिरेक अलंकार है। आगे फिर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस लेख से प्रेरित होकर की थी। तो इसका आंसर सभी को पता है। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा 16 नंबर का, वो है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध सी। अगला प्रश्न आता है हमारा फिर निकल के कि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती 1912 के 3 खंडों में से कौन सा खंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है भूत खंड नहीं है, अतीत, वर्तमान, भविष्यत खंड इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की सखी का क्या नाम बताया गया है। तो हम देख लेते हैं, करेक्ट आंसर हमारा राइट हो जाएगा सी नंबर, सुलक्षणा। जब आगे फिर चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो प्रश्न हमारा निकल के आता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में आपको असंगत का चयन करना है कि 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंचवटी से लिया गया है, या सखी वो मुझसे कह जाती यशोधरा से लिया गया है, या सखी निरख नदी की धारा विष्णुप्रिया से, या राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, साकेत से लिया गया है। तो हमें असंगत का चयन करके बताना है। तो यहाँ पे जो सी नंबर है ये हमारा असंगत है, ठीक है, ये विष्णुप्रिया का से लिया गया कथन नहीं है। आगे जब फिर चलते हैं
तो अगला प्रश्न फिर हमारा निकल कर आता है कि साकेत के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है कि साकेत के नवम सर्ग की कुछ अनुक्तियां सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1912 में तथा दिसंबर 1914 में अनुक्त शतक में छपी थी। साकेत का प्रथम तथा द्वितीय सर्ग 1916 में, तृतीय व चतुर्थ सर्ग 1917 में तथा पंचम सर्ग 1918 में प्रकाशित हुआ। सन 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल से उर्मिला के विषाद को अति और दशरथ के विलाप को अविरोचित कहकर संशोधित करने का सुझाव दिया। या यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं। तो यदि करेक्ट आंसर की ओर देखें तो यहाँ पे हमारा तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निकल कर आता है कि साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला ने लक्ष्मण से कौन सा प्रश्न पूछा था। तो मैं करेक्ट आंसर का चुनाव करके बताना चाहूँगी। ए नंबर करेक्ट है कि वीणा की झंकार और धनुष की टंकार में कौन श्रेष्ठ है। एक और प्रश्न निकल कर आता है कि शुक्ल जी द्वारा साकेत और गुप्त जी के विषय में व्यक्त किए गए मत की दृष्टि से असंगत का हमें चयन करना है कि साकेत में काव्यात्मक का पूरा विकास है पर प्रबंधत्व की कमी है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कब ठहरते हैं। वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद्य रखे हैं या सभी संगत हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं। बी नंबर करेक्ट है कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कब ठहरते हैं, ये असंगत है। अगला प्रश्न फिर आता है कि मानव मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। प्रस्तुत छंद में व्यंजित भाव के अनुसार आपको असंगत का चयन करना है कि उर्मिला के विरह जनित उत्माद अवस्था का चित्रण है, उपमा रूपक इत्यादि अलंकार का प्रयोग है, योग को वियोग से अधिक कष्टकर बताया गया है या सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो सी नंबर करेक्ट है कि योग को वियोग से अधिक कष्टकर बताया गया है, ये यहाँ पे असंगत है। आगे जब फिर चलते हैं तो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पंक्तियों से संबंधित आपको फिर से असंगत का चयन कर लेना है। वदन है भरा मंदहास से, गलित चंद्र भी श्री विलास से। बताना है उर्मिला, इसमें उर्मिला अपने पथ का स्मरण कर रही है या दूसरी पंक्ति में प्रतीप अलंकार है या दूसरी पंक्ति में उपमा अलंकार है या इसमें उन्माद नामक काम दशा के साथ साथ उन्माद नामक संचारी भाव का भी प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो निकल के आता है वो सी नंबर हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका निकल के आ जाता है असंगत के रूप में। अगला प्रश्न फिर आता है कि साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े प्रबंध काव्य हैं किसके, गुप्त जी के। दोनों में उनकी काव्यत्व तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है पर प्रबंधत्व की कमी है। प्रस्तुत कथन किसने कहा है गुप्त जी के बारे में, तो बी नंबर करेक्ट होगा आचार्य शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न हमारा फिर निकल के आता है कि त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पूर्ण देही वैदेही। पंक्तियों में अलंकार बताना है। तो 55 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, विरोधाभास। फिर आगे चलते हैं तो अगला प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त ने संपूर्ण भारतीय पारिवारिक वातावरण में उदांत चरित्रों का निर्माण किया है। उनका काव्य शुरू से अंत तक प्रेरणा देने वाला काव्य है। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर निकल जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला प्रश्न आता है निकल करके कि भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही लाल। पंक्ति में लाल कहकर उर्मिला किसे संबोधित करती है, तो करेक्ट हो जाएगा ए नंबर अपने यौवन रूपी चपल बालक को। आगे फिर चलते हैं तो प्रश्न आता है दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला होगा, ठीक है। सब पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला में कौन सा छंद प्रयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंदाक्रांता, ठीक है। मंदाक्रांता छंद यहाँ पे प्रयुक्त है। अगला प्रश्न आता है कि उर्मिला रूपी कली से लक्ष्मण रूपी भौरा क्या कहकर उसे छोड़कर चला जाता है। नहीं निष्फल मेरा अनुराग, पथ देख जियो, चिंता न करो होगा प्रभात, या प्रिय नहीं विरह की बीराय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो कह के आ जाते हैं पथ देख जियो, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाता है कि कहते हैं कि पथ देख जियो।
आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न निकल के आता है कि वे धर्म के विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। यह कथन बच्चन जी ने किनके लिए कहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैथिली शरण गुप्त के लिए कहा है। अगला प्रश्न फिर निकल के आता है कि ओ गौरव गिर उच्च उदार विविध राग रंजित अभिराम, इस पद में कहाँ के गिरि पर्वत को संबोधित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, चित्रकूट। अगला प्रश्न फिर निकल के आता है विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हाहा। प्रस्तुत पंक्तियां साकेत के किस सर्ग से ली गई हैं? 8वां, 4था, नामा या 7वां? तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नवा सगन से। ठीक है, नवा सर्ग से। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है गणेश वंदना से, दुर्गा स्तुति से, सरस्वती वंदना से या शिव स्तुति से? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 का ऑप्शन है। इसका आंसर आपको खुद बताना है कि साकेत का जो प्रथम सर्ग है वो कहाँ से आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन भी है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा, ओहो, एक प्रश्न और है, ले लेते हैं उसको भी। उर्मिला ने अपनी सखी से कौन से चित्र बनाने की बात नहीं की थी? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। राम हिरण मृग का शिकार कर रहे हैं और लक्ष्मण कुटिया के अंदर बैठी सीता को पहरा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का चित्र बनाने के लिए नहीं कहा था। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का मैं कंटिन्यू वीडियो लाती रहूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जिसका स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, तो मैं प्रयास करूँगी उस तरह वीडियो लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।